Okay, so let's begin this lecture today. We are discussing Jacobean Age, the history of English literature, unit second, BA second semester, unit second. The name of the paper is The History of English Literature. In the series, Jacobean Age is the topic for today. Jacobean Age 1603 to 1625. So let's begin. Jacobean age is marked from 1603 to 1625 after the Elizabethan age, right? Elizabethan age, the time frame of Elizabethan age is from 1658 to 1603. And after the end of Elizabethan age, we see there is an age that is Jacobean age. And let me tell you one thing, James VI of Scotland, James VI of Scotland became the king of England in 1603. क्योंकि देखिए एलिजाबेथन एज में क्या था, क्वीन एलिजाबेथ, जो क्वीन एलिजाबेथ थी उन्होंने शादी नहीं करी, है ना, तो उनका कोई वारिस था नहीं. शी डिड नॉट मैरी एंड शी डिड नॉट हैव एनी एयर. वी कहते हैं एयर, ठीक है, एयर मीन्स वारिस. तो उनका कोई भी वारिस नहीं था. तो जेम्स सिक्स वॉज हर कजिन, है ना, उनके कजिन थे. जेम्स सिक्स कौन थे? क्वीन एलिजाबेथ के कजिन थे, जो कि स्कॉटलैंड के ये स्कॉटलैंड में इनका नाम जो था जेम्स सिक्स था. क्या था? जेम्स सिक्स. ठीक है. लेकिन जब उनको बुलाया गया और जो है वहां से ये यहाँ के राजा बने, फिर इंग्लैंड के राजा बने कब? 1603 में, है ना. 1603 में राजा बने. तो यहाँ पर उनका जो नाम था इंग्लैंड में इस जेम्स सिक्स का नाम क्या पड़ गया? किंग जेम्स वन पड़ गया. क्या पड़ गया? किंग जेम्स तो ठीक है, ठीक है. किंग जेम्स वन. वन क्यों कहा? क्योंकि इंग्लैंड में जेम्स, किंग जेम्स के नाम से ये पहले ही थे, तो वन कह दिया इनको, है ना, इस तरह से. किंग जेम्स वन मतलब एक स्कॉटलैंड में तो किंग जेम्स सिक्स थे, लेकिन इंग्लैंड पे मतलब जो है इनका नाम फर्स्ट पड़ गया, किंग जेम्स फर्स्ट. ठीक है. किंग जेम्स यहाँ पहले भी रहे, तो इसलिए इनका नाम फर्स्ट करके हमने यहाँ पे रख दिया. किंग जेम्स फर्स्ट इनको इंग्लैंड में कहते हैं. और ये वैसे किंग जेम्स सिक्स थे. कहाँ? स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड एक अलग देश. तो वहाँ पर जो है इनको किंग जेम्स सिक्स कहते थे, लेकिन यहाँ पर जो है इनको किंग जेम्स वन कहते हैं. ठीक है. So it was an age of great flowering of literature. जैसे कि एलिजाबेथन एज में भी फ्लावरिंग ऑफ लिटरेचर एलिजाबेथन एज को कहते हैं. तो ये भी लगभग लगभग उसी के, क्योंकि जस्ट बाद जो है ये आता है. तो इसमें भी हम कई सारी चीज़ें हम डेवलपमेंट देखते हैं. इट वॉज रिच बिकॉज मैनी ग्रेट राइटर्स हु वर born and nurtured in the Elizabethan age produced some of their masterpieces in the age, है ना. देखिए, जो बड़े महान राइटर्स एलिजाबेथन एज में पैदा हुए और वहाँ पर उन लोगों ने जो है लिखा चीज़ों को, है ना, और कई कई चीज़ें उन लोगों ने मतलब जो लिखी लिटरेचर में. द सेम बिकॉज दे वर from Elizabethan age and they born in Elizabethan age, but some of their works, some of their major or masterpieces came in Jacobean age also, like William Shakespeare, Ben Jonson, John Donne, Francis Bacon, George Chapman. These writers actually born in Elizabethan age. ये जो राइटर्स थे वो कहाँ कहाँ पैदा हुए? एलिजाबेथन एज में पैदा हुए. लेकिन इनके जो कुछ वर्क्स थे, बड़े बड़े जो इनके मास्टरपीसेस थे, है ना, वो जेकोबियन एज में भी आए. तो एलिजाबेथन एज मैंने कहा कि 1558 से 1603. कोई जैसे जैसे विलियम शेक्सपियर, यहाँ पे इनका 1564 में इनका जन्म हुआ. ठीक है. 64 में जन्म हुआ, तो लगभग इनका 1616 तक, 1616 में इनकी डेथ हुई. तो 1616 में इनकी डेथ हुई. तो 1616 तक इन्होंने और भी सारे कई सारे प्लेज लिखे, है ना. और हम देखते हैं कि
in the last phase of William Shakespeare, है ना, he just produced so many masterpieces, है ना, so many works which became popular, not only in drama but also in sonnets. इनका 1609 में इनके सोनेट कलेक्शन पब्लिश हुआ, ठीक है। जितने भी सोनेट लिखे इन्होंने 154 सोनेट लिखे थे टोटल, तो वो जो है वो पब्लिश हुए 1609 में। अब 1609 कहाँ आता है, जेकोबियन एज में आता है। ऐसे ही इन्होंने जो है प्लेज में जो है इन्होंने मैकबेथ लिखा, और जो है किंग लियर है, ठीक है, टेम्पेस्ट है ना। तो कई सारे मास्टरपीसेस, कई सारे जो बड़े बड़े वर्क्स थे वो पब्लिश हुए जेकोबियन एज में। तो मतलब पैदा तो हुए वहाँ एलिजाबेथन एज में, और वहां पर भी लिखा, वहां पर भी काफी फेमस हुए, लेकिन जेकोबियन एज में आते आते मतलब जो है इनके और भी बड़े वर्क्स मतलब जो है सामने आते हैं। ऐसे ही बेन जॉनसन है, ऐसे ही जॉन डन है, फ्रांसिस बेकन है। हम देखते हैं फ्रांसिस बेकन के एसेज, कलेक्शन ऑफ एसेज, है ना। और अब बाकी जो भी वर्क्स वर्क्स जो हैं वो कहाँ आए, एलिजाबेथन एज के साथ साथ जेकोबियन एज में भी हम देखते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह रहे हैं कि जो राइटर्स एलिजाबेथन एज में पैदा हुए वहां पर भी नर्चर्ड हुए, ठीक है, और उनके कुछ वर्क्स, मास्टरपीसेस जो है वो जेकोबियन एज में भी पब्लिश हुए। so therefore this is the age of great flowering of literature, है ना, ग्रेट फ्लावरिंग ऑफ लिटरेचर। तो अदर इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट, अगर बाकी हम ड्रामा में हम देखते हैं तो बाकी जो ड्रामा लिखने वाले ड्रामेटिस्ट जो थे कौन कौन से थे, जॉन वेबस्टर, ब्यूमेंट, फ्लेचर, है ना, रिमेंबर द नेम ब्यूमेंट, ब्यूमेंट फ्लेचर फ्लेचर, दोनों ये कंपेनियन राइटर थे, साथ में लिखा करते थे, कई सारे वर्क्स एक साथ लिखे हैं। और जॉन मास्टन करके एक राइटर थे, एक प्ले राइट, और टॉमस मिडल्टन एक प्ले राइट थे, फिलिप मैसाइंजर करके एक प्ले राइट थे, है ना। तो ये कुछ ड्रामेटिस्ट जो कि बड़े राइटर्स, बड़े ड्रामेटिस्ट मतलब जेकोबियन एज में यहाँ पर ये आए। अब बात करते हैं जैसे ड्रामा में विलियम शेक्सपियर ने कौन कौन से प्लेज लिखे। तो विलियम शेक्सपियर पब्लिश्ड हिज प्लेज किंग लियर, मैकबेथ, है ना, द टेम्पेस्ट एंड द विंटर्स टेल। बहुत ही बड़े वर्क्स मैं नाम बता रहा हूँ। किंग लियर, इनका मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ग्रेट ट्रेजेडी, है ना, विलियम शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं, कौन कौन से, HOKM, है ना, हेमलेट, H फॉर हेमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। तो हेमलेट और O फॉर ओथेलो और किंग लियर, है ना, और मैकबेथ। तो ये 4 बड़े ट्रेजेडी हैं इनके, है ना, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज। अब इसमें भी हम देखते हैं किंग लियर और मैकबेथ जो जिनके जो बात की जो ट्रेजेडी है वो कहाँ आते हैं, जेकोबियन एज में पब्लिश हुए, है ना। और टेम्पेस्ट भी इनका जेकोबियन एज में पब्लिश हुआ, ठीक। ये लास्ट फेज के प्लेस हैं, टेम्पेस्ट 1611 आई गेस, और जो है विंटर्स टेल। तो ये लास्ट लास्ट फेज के मतलब जो है ये क्या है, प्ले है इनके, जो कि जेकोबियन एज में आते हैं। अब भाई ऐसे ही बेन जॉनसन, बेन जॉनसन एक बड़े दूसरे ड्रामेटिस्ट पोएट, है ना, पब्लिश्ड है सैटारिकल प्ले वोलपोन। इन्होंने एक प्ले वोलपोन करके लिखा था, है ना। जॉन वेबस्टर रोट द वाइट डेविल, जॉन वेबस्टर ने एक प्ले लिखा वाइट डेविल, और एक और लिखा था डचेस ऑफ माल्फी, डचेस ऑफ माल्फी। देखिए जो अगर हम बात करते हैं ना मेन मेन थीम्स की और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, है ना, व्हाट टाइप ऑफ प्लेस these playwrights actually wrote, है ना, and the trend was in the Elizabethan age actually shifted to other direction. Means if in the Elizabethan we see the emergence of English drama in the form of comedy,
in a form of tragedy, revenge tragedy we see, right? Or tragic comedy. So in Jacobean age, we see the you know the हम उसको कहते हैं कि काफी हार्श हार्श प्लेज और जो है काफी मतलब जो है प्ले में कई सारी चीजें डार्क प्लेस मतलब जो है उन लोगों ने जो है लिखना शुरू किया है ना, परफॉर्म करना शुरू किया। तो इसको मैं ऐसा कह रहा हूँ कि दिस इज द एज नोन फॉर डार्क थीम्स, है ना, काफी डार्क थीम्स के लिए जानी जाती है। मेलोड्रामा, काफी मेलोड्रामा टाइप ऑफ प्लेज रिटन इन जैकोबियन एज। और और जो है ब्लड सेड ऑन द स्टेज, ब्लड सेड मतलब खून खराबा दिखाया जाने लगा स्टेज में। मेलोड्रामा, जब हम कोई किसी भी चीज को जब दिखा रहे हैं, अगर लव दिखा रहे हैं तो बहुत ज्यादा उसमें लव दिखा रहे हैं, है ना। और अगर हम जो है खून दिखा रहे हैं, ब्लड दिखा रहे हैं, मर्डर दिखा रहे हैं स्टेज में, तो बहुत ज्यादा मतलब जो है स्टेज में ब्लड दिखा रहे हैं और जो है रिवेंज दिखा रहे हैं और मेलोड्रामेटिक उसको जो है बना रहे हैं उस चीज को, है ना। और मतलब काफी काफी ज्यादा मतलब मात्रा में उन लोगों ने मतलब जो है प्लेज में और भी सब चीजें इंक्लूड करनी शुरू कर दी। कई जो है डार्कर थीम्स ले आए, रिवेंज को काफी हार्श और जो है कट्टरता से मतलब दिखाया जाने लगा, है ना। और जो बदले की जो भावना है उसको मतलब जो है मतलब ब्लड सेट जो खून खराबा है वो स्टेज में बहुत ज्यादा दिखाया जाने लगा जेकोबियन एज में। बट इन प्रीवियस एज, क्योंकि भाई इससे पहले जैसे एलिजाबेथन एज में चीजें नई थी लोगों के लिए, है ना। बिकॉज ड्रामा इवॉल्व एंड गॉट इट्स पीक in Elizabethan age only after the establishment of theater। जब थिएटर आया तो लोगों का सिर्फ जो जो इंटरेस्ट था, एंटरटेनमेंट का जो सोर्स था वो अचानक से जो है ड्रामा की ओर बढ़ने लगा, है ना, क्योंकि वो एक नया फॉर्म था। लेकिन जब जैकोबियन एज में जब आता है, अब वो भाई 20-30 साल के बाद हम देखते हैं कि जो भी नाटक लिखे जाने लगे उसमें चीजें बहुत ज्यादा मतलब जो है अधिक मात्रा में दिखाई जाने लगी, चाहे वो ब्लड सेट हो चाहे मेलोड्रामा हो, है ना। whether it is dark themes or complex characters were there, है ना। they introduced complex characters on the stage, corruption दिखाई जाने लगा स्टेज में and they were full of ambition, है ना, किसी को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षाओं को जो है स्टेज में दिखाया जाने लगा। तो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी मतलब जो है इस एज में हम देखते हैं। किंग जेम्स वन को गद्दी से हटाने के लिए जो कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी में षड्यंत्र, जो जो राजनीति जो हुई, है ना, बेकार राजनीति, जो षड्यंत्र उनको किंग जेम्स वन को राजगद्दी से हटाने के लिए जो 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 मतलब जो है षड्यंत्र होने लगे, तो वो सब चीजें हम यहाँ पे जैकोबियन एज में हम देखते हैं। ठीक है, करप्शन इस एज में बहुत ज्यादा था, ठीक है। और एम्बिशियस पीपल वर देयर, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, इनको मारने के लिए एक गन पाउडर प्लॉट, एक एक प्रकार का जो है षड्यंत्र रचा गया, लेकिन वो बच गए। तो ये था भाई मेन थीम्स और जो है जैकोबियन एज के जो है चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसीलिए इस एज को एक और नाम कहते हैं द एज ऑफ डिकेडेंस, द एज ऑफ डिकेडेंस। डिकेडेंस का मतलब होता है द एज ऑफ डिक्लाइन, चीजों का डिक्लाइन होना, ह्रास होना, विनाश होना, चीजों का पतन होना। तो पतन या फिर ह्रास कहते हैं, ठीक है। तो डिक्लाइन, किस चीज का पतन होना, किस चीज का ह्रास होना। देखो सोसाइटी में व्हाट हैपेंड देयर इन जैकोबियन एज आफ्टर showing presenting melodrama, bloodshed on the stage, complex character, corruption, है ना, people were so many people were corrupt, है ना, चाहे वो corrupt people का जो है बढ़ना। तो जब ये सब चीजें हुई तो वहां पर मॉरल वैल्यूज का, है ना, किस चीज का, मॉरल वैल्यूज का जो है डिक्लाइन होना शुरू हुआ सोसाइटी से, है ना। सोसाइटी अब जो जैसा दिखा रहे हैं वट एवर यू विल प्रेजेंट, है ना, जो भी आप प्रेजेंट करेंगे भाई लोग लोग भी वही चीज सीखेंगे, है ना। वट एजुकेशन यू आर गिविंग फ्रॉम द स्टेज,
they were giving the bloodshed, they were giving the kind of revenge, है ना, on the stage, and melodrama they were presenting. So the society was learning the same thing. People were learning same thing, है ना. They just copying them. तो भाई वहां से उन वो लोग वो चीज देख के आ रहे हैं, वही उनके अंदर वही जो फीलिंग्स है और बदले की जो भावना है, उस चीज को वही बढ़ेगी ना, जो हम देखते हैं वही चीज हम सीखते भी हैं. तो स्टेज में जो चीज देख रहे हैं वैसे ही वो चीज वो लोग पे उनके बिहेवियर में वो चीजें आ रही हैं, है ना. तो वहां से जो सोसाइटी में जो मॉरल थे, है ना, नैतिकता थी, जो थी, ह्यूमैनिज्म की जो भावना थी, है ना, मानवता की जो भावना थी, समरसता की जो भावना थी, उन चीजों का मतलब जो है जो सोसाइटी में काफी ज्यादा क्या होने लगा, मॉरल वैल्यूज का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, है ना. और ड्रामा इसीलिए फिर जो है ड्रामा ड्रामा से जो है इंटरेस्ट लोगों का कम होने लगा, ड्रामा का ह्रास हुआ. आगे मतलब जो है इसका हम देखते हैं कि 1642 में, है ना, 1642 में पूरे थिएटर भी बंद कर दिए गए. सारे थिएटर बंद हो गए, जितने भी थिएटर खुले हुए थे, कम से कम 10-15 थिएटर जितने भी हम देखते हैं, सारे थिएटर जो है बंद हो गए अलग अलग जगह पे. क्यों? क्योंकि भाई वही मॉरल वैल्यूज का डिक्लाइन होना, ड्रामा का जो है, ड्रामा से लोगों का जो एंटरटेनमेंट का सोर्स था, पॉपुलर सोर्स था, वो चीज़ जो है उसका डिक्लाइन होना. तो इन चीज़ों से मतलब जो है मॉरल वैल्यूज को भी कभी हम देखते हैं डिक्लिनेशन यहाँ पे हुआ. तो इस तरह से मतलब जो है इस एज का क्या नाम पड़ा, द एज ऑफ डिकेडेंस. ठीक है, द एज ऑफ डिकेडेंस. समझ में आया ना. जी सर. हम्म. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 1642 में आगे जाके सारे थिएटर बंद हो गए भाई, है ना. और इस एज का जो दूसरा नाम है द एज ऑफ डिकेडेंस है ना. इसमें ये मैंने ऊपर बताया कि थीम्स और ये सब चीज़ें इसमें रही. फ्रांसिस बेकन, ये तो अभी तक जो था ड्रामा में चल रहा था. फ्रांसिस बेकन पब्लिश्ड हिज ग्रेट प्रोज वर्क्स इन दिस एज. his essays came in 3 parts. फ्रांसिस बेकन के essays जो हैं 3 पार्ट्स में आए. फर्स्ट इन 1597 विद 10 essays, है ना. कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं भाई, फ्रांसिस बेकन एक बड़े राइटर हैं. इनका भी लास्ट टाइम हमने डायग्राम भी बनाया था. ठीक है, इनके जो लाइफ एंड वर्क्स थे इनका अच्छे से हमने प्रेजेंट करने के लिए डायग्राम बनाया था. द सेम वे फर्स्ट collection of his essays came in 1597 with 10 essays. It was there were 10 essays in that collection, and in second 1612 38 essays came, and in third collection came 58 essays in 1625. Other works, if we talk of Francis Bacon, Advancement of Learning and Novum Organum. You know, these two works are there. एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग और नवम ऑर्गनम भी इनके दूसरे कैसे वर्क थे. आगे हम बात करते हैं. तो भाई इस एज में पहली ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल भी आई, है ना. मतलब अभी तक बाइबल पूरे एक बाइबल के फॉर्म पे नहीं आई थी. ठीक है, जो बाइबल है क्रिश्चियंस में जो है इनका होली ग्रंथ है, तो होली ग्रंथ, है ना, होली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी. So the first authorized version of the Bible came in 1611. 1611 में authorized मतलब किंग जेम्स बाइबल इसका नाम है. तो किंग जेम्स ने जो है 47 जो स्कॉलर्स थे, 47 ट्रांसलेटर्स, उनको अपॉइंट किया, है ना. और उन लोगों ने बाइबल को फिर जो है क्या किया, कंपाइल किया, है ना. दे कंपाइल्ड, है ना. बाइबल क्या है, वही हम जो होली बुक है क्रिश्चियन में, है ना, होली बुक है. तो वही जो हम देखते हैं किंग जेम्स वन जो है उन्होंने 47 स्कॉलर्स को अपॉइंट किया भाई इस बाइबल को जो है कंपाइल करो. उससे पहले हालांकि कई बाइबल्स आ गए थे और जो है ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ बाइबल भी सी, है ना. जॉन वाइक्लिफ का मैंने शायद एक बार बताया था आपको. John Wycliffe translated the very first Bible
into English, and then Tyndale, Gutenberg, ग्रेट बाइबल, है ना। तो कई बाइबल तो और भी आते रहे, बट जो जो अ, किसी राजा ने ऑथोराइज कर दिया आधिकारिक रूप से उसको, जो है बाइबल, जो वहाँ के जो ग्रंथ था उसको घोषित कर दिया, है ना। तो वो जो है वो कब आई, आधिकारिक रूप से जो है मतलब राजतंत्र ने और राजशाही तंत्र ने मतलब जो है बाइबल को पुष्टि की, है ना, कि यही आज से जो है यहाँ की बाइबल होगी। तो वो जो है वो वाला जो वर्जन है वो आया 1611 में, ठीक है। इसीलिए ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल कह रहे हैं, और उसका नाम क्या था, किंग जेम्स बाइबल था। किंग जेम्स बाइबल आज भी मतलब किंग जेम्स बाइबल ही ये सब चीज़ें हम देखते हैं चलती है, ठीक। तो सो ये सब कब आई, 47 ट्रांसलेटर्स वर अपॉइंट किए गए टू राइट अथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, मेकिंग दिस होली टास्क डन इन 1611, है ना। 1611 में ये जो टास्क था ये कंप्लीट किया और फिर ऑथोराइज कर दिया गया, ठीक, इस बाइबल को। अब पोएट्री में हम देखते हैं, देखो अभी तक ड्रामा में हमने देखा, ड्रामा में भाई कई सारे राइटर्स आए, विलियम शेक्सपियर से लेके बेन जॉनसन, जॉन यहाँ पे देखो, है ना, जॉन वेबस्टर हमने देखा। तो अब अभी हमने प्रोज में हमने देखा कि प्रोज में फ्रांसिस बेकन का नाम ले लिया हमने, है ना। और प्रोज वर्क में भी चलो बाइबल भी हमने प्रोज वर्क का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस एज में। पोएट्री में हमने देखा, हम देखेंगे कि भाई पोएट्री अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस पोएट्स, पोएट्री में क्या 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 डेवलप हुआ इसमें, है ना। तो अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस पोएट कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट्स, तो एक ग्रुप ऑफ पोएट्स थे, कुछ पोएट्स का नाम है यहाँ पे हम लेंगे आगे, ठीक है। तो उस ग्रुप ऑफ पोएट्स का नाम हमने क्या क्या था, मेटाफिजिकल पोएट्स था, है ना। अ ग्रुप ऑफ पोएट्स कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट्स published their works during this period, and poets like John Donne, George Herbert, Henry Vaughan, and Richard Crossaw. Richard Crossaw. So these writers were known as metaphysical poets. इन राइटर्स को क्या कहते हैं, मेटाफिजिकल पोएट्स कहते हैं। तो एक ग्रुप आया पोएट्स का जिसका नाम मेटाफिजिकल पोएट्स था, जो कि जैकोबियन एज में हम देखते हैं। और उन पोएट्स के क्या क्या नाम थे, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉन, रिचर्ड क्रॉसॉ, wrote on different themes using complex language, है ना। they wrote in on different themes, कई अलग अलग themes में complex language इन लोगों ने यूज करी, है ना। they did not use simple language but complex, yes, the language was simple, but the language actually कॉम्प्लेक्स तो था, बट जो है सिंप्लिसिटी भी थी। हालांकि हम देखते हैं कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज, ऑर्गुमेंटेटिव जो था उनका फीचर तो था, है ना, बट उनका जो उसी में ही वेरिएशन उन लोगों ने जो है लेकर आए। कई लिटरेरी डिवाइसेस उन लोगों ने यूज करे, है ना। लिटरेरी टूल्स, टेक्निक्स, लिटरेरी डिवाइसेस मतलब लिटरेचर के जो टेक्निक्स हैं, है ना, उनको यूज करें। जॉन डन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस जैकोबियन पोएट्स। जॉन डन जो है मोस्ट फेमस जैकोबियन पोएट्स थे, एंड his use of conceit, paradox, and conversational poetry made him unique in English literature. तो उनके जो यूज ऑफ कॉन्सीट है, कॉन्सीट आगे हम देखेंगे क्या है, पैराडॉक्स देखेंगे, है ना, कॉन्वर्सेशनल पोएट्री इनकी जो टेक्निक थी, और तो ये सब चीज़ें इनको लिटरेचर में अलग बनाती है ना। So we find there is a group of poets known as metaphysical poets, है ना, which they came in Jacobean age, है ना। they wrote their works, poems, है ना, अपनी उनकी पोएट्री हम देखते हैं। ये अलग से क्वेश्चन आएगा भाई, मेटाफिजिकल पोएट या फिर पोएट्स पोएट्री के बारे में लिखिए, तो इसलिए मैंने एक अलग सेक्शन इसमें दिया है ना। आई हैव ट्राइड टू गिव other section in a section metaphysical poetry। समझ में आया होगा आपको, समझ में आ रहा है ना। जी सर। जी सर।
तो मेटाफिजिकल पोएट्री हम देख रहे हैं, हमने हमने ड्रामा में देखा कि ब्लड सेड मेलोड्रामा जो है इस एज में हमने देखा। प्रोज में हमने देखा फ्रांसिस बेकन प्ले पब्लिश्ड हिज एसेज, है ना, बाइबल केम इन 1611। इन पोएट्री वी सी मेटाफिजिकल पोएट्री, है ना, पोएट्री में हम मेटाफिजिकल पोएट्री हम देखते हैं। जैकोबियन इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट था, बहुत बड़ा एक रिलीजियस पोएट्स थे ये, है ना। रिलीजियस पोएट्स मींस दे एक्चुअली रोट रिलीजियस पोएम्स, है ना, रिलीजियस पोएम्स लिखे इन्होंने। तो अ ग्रुप ऑफ 17 सेंचुरी, 17 कौन सा, क्योंकि 1603 से शुरू हो रहा है ना, 1625 तक। तो ये 17 सेंचुरी है ना। तो अ ग्रुप ऑफ 17 सेंचुरी रिलीजियस पोएट्स, दे शेयरिंग कॉमन थीम्स, है ना, कॉमन थीम शेयर करते हैं और आइडियाज, अनयूजुअल इमेजरी का ये यूज करते हैं। अनयूजुअल इमेजरी, ऐसी इमेजरी जो यूजुअली जो है सामने ना दिखाई दे, अनयूजुअल हो, है ना। एंड कंपैरिजन is known as metaphysical poets and their creations as metaphysical poetry। तो एक रिलीजियस पोएट्स का ग्रुप था जिन जो कॉमन थीम शेयर करते थे, कॉमन आइडियाज इनके पोएट्री में हम देखते थे। एंड वी फाइंड अनयूजुअल इमेजरी इन देयर क्रिएशंस, है ना। एंड कंपैरिजन, अनयूजुअल कंपैरिजन वी फाइंड, एंड they were known as metaphysical poets, है ना। टुगेदर दे आर कॉल्ड एज मेटाफिजिकल पोएट्स, एक साथ में उनको मेटाफिजिकल पोएट्स कहते हैं। और उनकी जो जो क्रिएशन है, पोएट्री है, उसको क्या कहते हैं, मेटाफिजिकल पोएट्री कहते हैं। यहाँ पर जो मेटा मतलब है, मेटा, मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिक मीन्स फिजिकल नेचर, है ना। मतलब बियॉन्ड मतलब के परे, है ना, इसके परे, किसके परे, फिजिकल नेचर के परे। दो चीजें होती हैं भाई, पहले तो क्या है, बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, और दूसरा दो वर्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। तो मेटा मीन्स बियॉन्ड, फिजिकल मतलब जो है फिजिकल नेचर। तो जो ऐसी कविताएं, ऐसे पोएम्स, ऐसे राइटर्स जो लोग जो है इस भौतिक जगत के परे की चीजों को एक्सप्लेन करें, एक्सप्लोर करें, है ना। दे एक्चुअली रोट और दे दे राइट अबाउट बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, है ना। किस चीजों के बारे में लिखते हैं, फिजिकल वर्ल्ड के जो परे है। अब उसके परे क्या है, इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत है। तो वही हम इसमें यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऐसे पोएट्स, ऐसे पोएट्री जो कि जो है इस फिजिकल वर्ल्ड के परे की चीजें हैं और जो है जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करती है, तो मेटाफिजिकल पोएट्री कहलाती है। यहाँ पे आई हैव ट्राइड टू गिव द मीनिंग डेफिनेशन ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री इन अ वेरी सिंपल वे, है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करना समझने की कि मेटा मतलब क्या है, बियॉन्ड होता है, और फिजिक मतलब फिजिकल नेचर। तो जो कि फिजिकल नेचर के बियॉन्ड हो, है ना, फिजिकल नेचर के परे की चीजें हैं हो, है ना। तो वही मेटाफिजिकल पोएट्स ने क्या किया कि रिलीजियस क्यों कहा, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ड की बात हो रही है ना। रिलीजियस इसलिए तो रिलीजियस है, धार्मिक, है ना। स्पिरिचुअल लव की बात करते हैं, है ना, स्पिरिचुअल लव की बात करते हैं, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग की बात करते हैं, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं। सो एक्चुअली दे एक्सप्लेन और दे एक्सप्लोर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सो देयरफॉर दे आर टुगेदर नोन एज मेटाफिजिकल पोएट, है ना, मेटाफिजिकल पोएट्स। तो समझ में आया होगा। देयर वर्क्स, पोएम्स वर फुल ऑफ फिलोसॉफिकल आइडियाज, उनके जो पोएम्स थे वो क्या थे, फिलोसॉफिकल आइडिया से भरे हुए। विट्स भाई, स्किलफुलनेस, है ना, शब्दों की, शब्दों में मतलब जो है वर्बल स्किलफुलनेस कहते हैं हम विट को। तो फुल ऑफ विट, वाक्पटुता, बात करने की, बात कहने की जो स्किल है उसे हम कहेंगे विट।
बात करने और अपनी बात को कहने की जो कला है ना, उच्च कोटि की जो कला है उसको हम कहते हैं विट। और ड्रामेटिक ओपनिंग के लिए वो जाने जाते हैं। काफी नाटकीय अंदाज में अपने कविताओं को कहना, नाटकीय अंदाज में मतलब चीजों को बयां करना। सो दे यूज्ड टू ओपन dramatically, they used to give philosophical ideas through their poems and their poetry, and they used to explore a spiritual world. So therefore they are termed as metaphysical poets, the poets which explain, which explore beyond the physical nature, the kind of word which is known as a spiritual word, or really therefore, and hence we call them religious poets, है ना। चाहे वो अनयूजुअल इमेजरी को यूज करें, और वो यूज़ करें जो है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के साथ साथ जो है कॉन्वर्सेशनल जो लैंग्वेज थी उसको यूज़ करते थे। तो मेटाफिजिकल पोएट्स आर नोन एज द सन ऑफ डन। इनको एक और नाम हम कहते हैं सन ऑफ जॉन डन, है ना। जॉन डन के ही जो है ये क्या थे उनको जॉन डन को फॉलो किया, तो जो सन ऑफ डन हम इनको कह रहे हैं, ठीक है, सन ऑफ डन। तो समझ में आया होगा, है ना, मेटाफिजिकल पोएट्स, पोएट्री क्या थी, क्या है, क्या रही। अगर हम देखते हैं कि जैसे कौन कौन से पोएट्स थे, बड़े जो पोएट्स, मैं 3 ही नाम यहाँ पे लिखे हैं मैंने बीए लेवल पे, इतना याद जरूर रखें। जॉन डन, इनकी पोएम द फ्ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है द फ्ली। वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पोएम है, आगे आपके सिलेबस में आएगा भी 3rd सेमेस्टर में। होली सनेट, होली सोनेट, इन्होंने एक कलेक्शन ऑफ सोनेट्स लिखा, होली सोनेट्स। जॉर्ज हर्बर्ट ईस्टर विंग्स, इनका एक बहुत ही बड़ा पोएम है। और एंड्रयू मार्वल टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, ये 3 बड़े राइटर, इनके पोएम्स ये आपको लिखने होंगे। तो मेटाफिजिकल पोएट में हम देखते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री, अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस पोएट्स ऑफ 17th सेंचुरी, है ना। तो इसमें ये कुछ अलग से एक सेक्शन में आपको दिया गया है। अब इसमें भाई की फीचर्स कौन कौन से थे, अगर हम देखते हैं की फीचर्स, है ना, इस प्रकार की जो पोएम्स हुआ करते थे उनमें क्या क्या मतलब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स थे। पहला तो कॉन्सीट, क्या था, कॉन्सीट। कॉन्सीट को अनयूजुअल कंपैरिजन, ऐसा कंपैरिजन जो कि मतलब जो कि बेतुका मेल हो, बेतुका कंपैरिजन, है ना। मतलब कोई भी ज्यादा मतलब इसमें सेंस ना हो, अनयूजुअल कंपैरिजन है ना। कंसीट एक टेक्निक है। तो मेटाफिजिकल पोएट्स कंपेयर वेरी डिफरेंट थिंग्स इन सरप्राइजिंग वे। अलग अलग चीजों को ऐसे हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे चीजों को वो कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे एक दूसरे की, है ना। तो जब हम अनयूजुअल कंपैरिजन करते हैं, बेतुका मेल, है ना, बेतुका कंपैरिजन हम करते हैं, तो उसको कंसीट कहते हैं। अब जैसे जॉन डन एक पोएट हमने बताया कि भाई कंपेयर टू लवर्स को, जो कंपास है, कंपास है ना, कंपास की जो 2 लेग होती हैं, कंपास आपने देखा होगा इस तरह से होता है ना कंपास, जो 2 लेग्स ऑफ कंपास, है ना। और एक इसमें इस तरह से एक होता है कंपास, ठीक। अब यहाँ पे ये 2 लेग्स ऑफ कंपास जो है, 2 लेग्स ऑफ कंपास, इससे कंपेयर करते हैं लवर्स को, एक लवर 2 लवर, है ना। अब बताओ कंपास को जो है लवर से कंपेयर करना, जो कंपास के जो 2, ये जो इस तरह से इसके पैर हैं, कह सकते हैं पैर, लेग लेग बोला है ना, 2 लेग्स ऑफ कंपास, लवर, लवर्स आर लाइक 2 लेग्स ऑफ कंपास, इस तरह से इन्होंने कंपेयर किया है। लवर्स को कंपास से जो है कंपेयर कर दिया। तो इसे इसे यही है मतलब टेक्निक, यही है मतलब कंसीट, कि 2 ऐसे चीजों को, अनयूजुअल चीजों को कंपेयर कर देना आपस में, है ना। तो यही मैथमेटिकल टूल, ये एक मैथमेटिकल टूल होता है, कंपास से लिखा है। तो अपने इस पोएम में वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में लवर्स को, 2 लवर्स को
कंपास के लेग से, कंपास के जो वो होते हैं तो उनसे कंपेयर कर दिया। तो देखो इस तरह के अनयूजुअल कंपैरिजंस करता है, उसे बोलते हैं कंसीट। ये एक टेक्निक थी किसकी, मेटाफिजिकल पोएट्री की, है ना। तो टॉकिंग अबाउट मेटाफिजिकल पोएट्री, so conceit was one of the key features of this movement. Then intellectual and philosophical ideas थे, अभी हमने बात करी थी, है ना। their poems were full of philosophical ideas, है ना। often they ask deep question about love, faith, time and existence, है ना। भाई सीधा सीधा ये बात करते हैं, काफी गहरे ये कुछ जो सवाल पूछ लेते हैं डायरेक्टली, है ना। लव के बारे में, फेथ विश्वास, है ना, भरोसा, टाइम एंड एग्जिस्टेंस, टाइम एंड बीइंग, है ना। तो दे पोएट्री वर फुल ऑफ philosophical ideas and intellectual wisdom, है ना। intellectual and wisdom. So further we just see the another key features, wit and word play, है ना। विट मैंने अभी कभी बताया था कि किसी बात को कहने का जो है उच्च कोटि का की जो स्किल होती है उसे हम बोलते हैं विट। द पोएट यूज क्लेवर लैंग्वेज, सरप्राइजिंग ट्विस्ट इन मीनिंग, वर्बल स्किलफुलनेस, है ना। शब्दों में स्किल हो कहने की तरीका, वाक्पटुता, कुल मिला के वाक्पटुता, बात के हाजिर जवाबी, कहते हैं ना, विट मीन्स हाजिर जवाबी, या फिर वर्बल टेक्सटैरिटी, ये टेक्निकल टर्म है, मैंने ऐसे दिए हैं यहाँ पे। वर्बल स्किलफुलनेस को हो विट को, या फिर वर्बल डेक्सटेरिटी को हो, या फिर यूजिंग क्लेवर लैंग्वेज, है ना। क्लेवर, चालाकी भरी भाषा का प्रयोग करके अपनी बात को कहना। तो ये था मतलब जो है बड़ा जो था टूल था, किस चीज का, टेक्निक था इस प्रकार के पोएट्री का। और ड्रामेटिक ओपनिंग के लिए जाने जाती है, ड्रामेटिक नाटकीय अंदाज में अपने पोएम को स्टार्ट करना, है ना। मैनी पोएम्स स्टार्ट इन बोल्ड एंड डायरेक्ट वे, और ग्रैबिंग अटेंशन, है ना, इमीडिएटली। तो एक एग्जांपल, बेटर माय हार्ट 3% गॉड, है ना। ये जॉन डन की बहुत ही फेमस लाइन है, और वो डायरेक्टली जो है गॉड को रिप्रेजेंट करते हुए, मतलब डिनोट करते हुए अ, ये चीज़ें बात कर रहे हैं कि मेरे लिए अपने अपने हृदय को ओपन कर दो, कह रहे हैं, है ना। तो सीधे एड्रेस कर रहे हैं गॉड को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि मेरे लिए अपने अपने हृदय को ओपन कर दो, हार्ट को ओपन कर दो, है ना। एंड 3% गॉड, ये क्रिश्चियंस में जो गॉड के जो फॉर्म है वो 3 रूप में माने जाते हैं, तो उसी को ही ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भाई आगे हम इसको देखेंगे। इतना समझ लो कि ड्रामेटिक वे में अपनी पोएम को शुरू करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स, है ना, नाटकीय अंदाज में। और ऐसे ही रिलीजियस ही पोएम है, स्पिरिचुअल थीम ये लेते हैं। मैनी पोएम्स एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। कई पोएम्स ऐसे हैं जो कि दिखाते हैं, रिलेशनशिप दिखाते हैं ह्यूमन और गॉड के बीच में, मानव और ईश्वर के बीच में रिलेशनशिप, है ना। तो देयरफॉर दे यूज रिलीजियस और स्पिरिचुअल थीम, आध्यात्मिक थीम को दिखाते हैं, धार्मिक थीम को दिखाते हैं। तभी हमने कहा कि भाई मेटाफिजिकल पोएट्स कौन है, रिलीजियस पोएट्स हैं, है ना। क्योंकि वो फिजिकल वर्ड को तो नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो फिजिकल वर्ड बियॉन्ड फिजिकल वर्ड दिखा रहे हैं ना, उसके परे, जो फिजिकल वर्ड के परे है उस चीज को दिखा रहे हैं, है ना। तो यूज ऑफ, यहाँ पे हमने कंसेप्ट देखा, पैराडॉक्स। अगला अगर हम थीम देखते हैं तो यूज ऑफ पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स में मेटाफिजिकल पोएट्स जो है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो आपस में ही एक दूसरे को क्रॉस करता है। ऐसी बात जो पहले कहो फिर जो है उसी को बात काट दो, उसी बात को काट दो, तो उसको क्या कह रहे हैं हम, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, है ना। आपस में ही उसको, उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर देना, अपोज कर देना, है ना। तो ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा ऐसी लाइन, ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करना जो कि आपस में ही एक दूसरे को क्या कर दे, कॉन्ट्राडिक्ट करे। तो इस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को पैराडॉक्स कहते हैं, काइंड ऑफ, ठीक है, पैराडॉक्स कहते हैं। तो इसमें हमने देखा कि यूज ऑफ पैराडॉक्स है ना। मेटाफिजिकल पोएट्स
यूज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, आप ऐसे स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं जो कि आपस में ही जो है कॉन्ट्राडिक्ट करती है, आपस में ही क्रॉस करती है, अपोज कर देती है। जैसे एक फेमस एग्जांपल, दैट साउ शैल डाई, है ना, दैट दाउ शैल डाई, ये जॉन डन की बहुत फेमस लाइन है। इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, दैट यू शैल डाई वन डे, है ना, ये दैट को ही बोल रहे हैं, दैट को बोल रहे हैं भाई, दाउ मतलब यू, शैल, है ना, डाई, दैट को ही सीधे बोल रहे हैं कि भाई तुम भी मरोगे, तुम भी मरोगे, इस तरह से इस चीज को बोल रहे हैं, है ना। तो डेथ को ही बोल रहे हैं कि भाई अब डेथ तो पहले से ही मौत है, मृत्यु है, अब वो कैसे मरेगी, है ना। वो इटर्नल वर्ल्ड को दिखा रहे हैं, है ना, जो इटर्नल वर्ल्ड है, जो जो लाइफ बियॉन्ड डेथ है, उस चीज की बात हो रही है ना, जो लाइफ बियॉन्ड डेथ जो है, जो कि डेथ के बाद की जो लाइफ है, उस चीज को वो बता रहे हैं वहां पर। तो मतलब जो है डेथ तुम भी मर जाओगे, ऐसा कहना है, यानी कि इंसान की मृत्यु के बाद जो है डेथ का भी कोई सेंस रहता नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहां तो, लेकिन जो आत्मा तो अमर है ना। तो वो चीज जो है सीधे सीधे, अब ये क्या है, ये पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है, दैट यू शैल डाई। तो यहाँ पे अगर हम इसको डायरेक्ट मीनिंग लेते हैं, तो डायरेक्ट मीनिंग में क्या 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 निकल कर आ रही है, दैट तुम भी मरोगे, है ना, आपकी ही मृत्यु हो जाएगी, वो डेथ से बोल रहा है, मृत्यु को ही बोल रहा है कि तुम भी मर जाओगे। तो भाई ये क्या है, ये स्टेटमेंट जो है ये आपस में ही काट रही है, क्योंकि डेथ तो कोई इंसान है नहीं, उसका तो कोई जीव तो है नहीं वो, है ना। तो ये आपस में ही क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, आपस में ही ये एक लाइन जो है आपस में ही क्रॉस कर रही है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, है ना, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, क्या ये सही है, चाइल्ड इज द फादर, चाइल्ड फादर हो सकता है क्या मैन का, लेकिन ये विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस लाइन है ना। तो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, अब ये क्या है, ये पैराडॉक्स की लाइन है, ये आपस में ही अपोज कर रही है ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है लाइन। तो ये भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बट एक्चुअली द फादर इज द चाइल्ड ऑफ मैन, है ना, फादर होता है बच्चा, फादर होता है बच्चे का पिता। लेकिन अब ये स्पिरिचुअल वर्ड की बात हो रही है, वहां पर जो है चाइल्ड इज द फादर, जब बच्चा छोटा होता है तो वो भगवान का रूप होता है ना। तो उस वे में हम उसको लेते हैं। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो क्या है, वो आपस में ही अपोज करते हैं, पैराडॉक्स का एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो लाइंस हैं वो क्या करते हैं, हमें फिलोसॉफिकली मतलब जो है वो अपने व्यू पॉइंट्स को रखते हैं, पोएट्स हैं, बहुत ही जबरदस्त मतलब ये लाइन हमें जो है सिखाने की कोशिश करते हैं। तो पैराडॉक्स एक बड़ा यूज है इसमें। और ऐसे ही हम देखेंगे इस प्रकार के जो पोएम्स है वो कॉन्वर्सेशनल, बातचीत वार्तालाप जैसे वो पोएम्स होंगे, है ना। द पोएम्स वर कॉन्वर्सेशनल और आर्गुमेंटेटिव, है ना, आर्गुमेंटेटिव मीन्स होता है भाई वाद विवाद जैसा, है ना, वाद विवाद जैसा, कॉन्वर्सेशनल भी वाद विवाद जैसा, बातचीत करने जैसे पोएम्स ऐसे। तो ये फीचर्स थे इसमें। फीचर्स में एक बार वापस सुन लो, कंसीट इसमें एक फीचर था, अनयूजुअल कंपैरिजन, है ना, बेतुका मेल, बेतुका कंपैरिजन करते हैं, लवर को जो है कंपास से कंपेयर कर दिया जॉन डन ने, इंटेलेक्चुअल और फिलोसॉफिकल आइडियाज इनके पोएम्स में रहती हैं, विट, वर्ड प्ले, विट बात करने का जो है उच्च कोटि की कला, ड्रामेटिक ओपनिंग इनकी रहती है, नाटकीय अंदाज में अपने पोएम्स को शुरू करते हैं। और ऐसे ही रिलीजियस की पोएम्स और स्पिरिचुअल थीम को ये लेते हैं, पैराडॉक्स का यूज करते हैं, ठीक है, और कॉन्वर्सेशनल पोएम्स का ये यूज करते हैं। तो ये चीज जो थी मतलब क्या है, फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री है। और ओवरऑल इसमें सोशल चेंज, इस एज में, जेकोबियन एज में सोशल चेंज किस प्रकार से हम देखते हैं, सोशल चेंज, क्योंकि भाई पॉलिटिकल और जो है सोशल लिटरेचर अलग अलग फील्ड में हम कई प्रकार के डेवलपमेंट देख रहे हैं, बट व्हाट हैपेंड इन सोसाइटी दैट जैकोबियन एज वाज अ टाइम ऑफ ग्रेट सोशल चेंज, है ना।
हम देखते हैं कि एलिजाबेथन एज में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है 1603 में, देन बिकेम किंग जेम्स वन, है ना, एज द रूलर ऑफ इंग्लैंड। तो सोशल चेंज, द पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग रैपिडली, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, है ना, और जो थी अर्बन, शहरीकरण हो रहा था, अर्बन अर्बन सिटीज का जो है जो निर्माण हो रहा था, अर्बनाइज्ड cities were being came into being, है ना। So country was becoming increasingly urbanized, तो urban countries, urban cities develop हो रहे थे। This led to a number of social problems such as poverty, crime and overcrowding. So this led to social problems, of course the population was growing rapidly, तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बिकमिंग अर्बनाइज्ड, है ना, जो सोसाइटी थी वो अब अर्बनाइज्ड हो रही थी, शहरीकरण हो रहा था। और जब शहरीकरण होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सोशल प्रॉब्लम तो आएंगी ही, पॉवर्टी बढ़ेगी, क्राइम भी बढ़ेगा, पॉवर्टी में गरीबी, गरीबी बढ़ेगी, क्राइम रेट भी बढ़ेगा, ओवर क्राउडिंग, है ना, भीड़ भाड़ भी बढ़ेगी शहरों में। तो वो सब चीज़ें मतलब प्रॉब्लम होने शुरू हुई। और गवर्नमेंट ट्राई टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ मेजर्स सच एज पुअर लॉ एंड वैग्रेंसी लॉ, है ना, वैग्रेंसी लॉ और एक्ट। तो यहाँ से ये दोनों पुअर लॉ और एलिजाबेथन एज में, ये वैग्रेंसी लॉ और एक्ट एलिजाबेथन एज में आ गए थे वैसे तो, है ना। लोग मतलब गवर्नमेंट ने जो है कि इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ें लागू करी। तो वो चीज़ों में क्या थी, पुअर लॉ, जो कि पहले से ही एलिजाबेथन एज में लागू था। पुअर लॉ मतलब जो है एक ऐसा प्रकार का लॉ, देखो सोसाइटी में क्या है कि दो पार्ट में डिवाइडेड था, है ना, पुअर्स भी दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक जो कि डिजर्व, ऐसे पुअर जो कि डिजर्व करते थे, है ना, और ऐसे पुअर जो कि डिजर्व नहीं करते थे। वैग्रेंसी मतलब जो आवारा लोग घुमा करते थे, आवारा एकदम फालतू, काम काज उनके पास नहीं था, ऐसे बेगर्स, बेगर जैसे जो कि मांगने वाले जो होते हैं, ठीक है। तो बेगर, बेगर लोगों का जो था, उन लोगों को पनिशमेंट करने की जो जो एक्ट था, है ना, पनिशमेंट, जो बेगर्स हो गए, जो जो बेकार जो है एमलेसली जो घुमा करते थे, है ना, उनको पनिश करने के लिए वो एक्ट लेकर आए थे, जिसका नाम था वैग्रेंसी एक्ट, है ना। वैग्रेंट मतलब ही वो बेकार होता है, बेफिजूली होता है, ठीक है। तो पुअर लॉ और ये दोनों मतलब एलिजाबेथ एज में ही चल रहे थे। तो ऐसे जो कि डिजर्व करते थे अ, मतलब जो है पेंशन या फिर उसको स्कॉलरशिप जैसा अ, मतलब डिजर्व करते थे, लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो थे जो डिजर्व नहीं करते थे उस कैटेगरी में आने के लिए। हाँ ठीक है, अब डिजर्व कौन करते होंगे, जैसे जो ऑर्फन है, ऑर्फन लोग जो हैं वो डिजर्व करते थे, ठीक है। और जो दूसरे जो लोग थे जो आवारा घुमा करते थे, एमलेसली घुमा करते थे, वो डिजर्व नहीं करते थे। तो ऐसे वो कैटेगरी बनाई गई थी मतलब सोसाइटी में। तो भाई उन लोगों को जो डिजर्व नहीं करते थे वो पनिश करने के लिए जो उन लोगों ने वो लॉ बनाया था। तो अब जो कि एलिजाबेथ ने चल रहा था ये, उन लोगों ने भी उसको आगे बढ़ाया, है ना। तो सोशल चेंज भी हमने यहाँ पे हम देखते हैं एक अलग लेवल पे जो है सोसाइटी में प्रॉब्लम्स भी आई, और जो है लोगों का रुझान भी, विकास भी हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ, है ना, पॉपुलेशन की ग्रोथ भी हुई, अर्बनाइज्ड सिटीज भी जो है वहाँ पर बनी। तो ये सब चीज़ें मतलब जो है हुई जैकोबियन एज में। तो इतना हमने देखा, आई होप कि समझ में आया होगा आपको, है ना। इतना कर लेते हैं, ठीक है, किया है।